वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे गति का 3 वीडियो पीछे हो चुका है। ये हमारा चौथा वीडियो है। तो जो भी व्यक्ति उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको तीनों वीडियो नहीं मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में गति का चौथा पार्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैंने गति से संबंधित न्यूटन साहब के नियम। ठीक है, अभी एक बात और, आप जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे पहुंच जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को आप देख पाइएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम लोग को जल्द से जल्द 1K करना है। अभी 860 है के आसपास है। आप सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिएगा तो हम लोग का 1K हो जाएगा। अपने दोस्त में सर्किल में जितने भी है उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द हम लोग 1K फैमिली कंप्लीट हो हम लोग का। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से संबंधित गति का नियम। अब अगर आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, बोले गति से संबंधित नियम किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने। ठीक है, और न्यूटन साहब किसने किस बुक में दिया था, प्रिंसिपिया में। बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। या फिर आपको ये पूछेगा कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो न्यूटन साहब थे। ठीक है, न्यूटन साहब को क्या कहते हैं, फिजिक्स के पिताजी कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है, और जड़त्व जो होता है, जड़त्व के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, गैलीलियो साहब ने। इसीलिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व होता है कि कोई भी वस्तु अपना स्थिति बनाए रख, किसी भी वस्तु में या कोई भी वस्तु में अपना स्थिति बनाए रखने का गुण होता है, उसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व। नहीं समझे आप? जैसे ये स्केच है, स्केच जिस जगह पर रखा रहेगा ये अपना उसी जगह पर रहना पसंद करेगा, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व। जैसे एक बॉल है, बॉल को हम फेंके तो गति में गया, वो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा, या उसी अवस्था में रहने वाले गुण को ही हम लोग कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व क्या होता है, कब चेंज होता है, जब उस पर बाह्य बल कार्य करता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। इस बात का बोलने का साफ साफ एक ही मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो वो वस्तु अपना स्थिति चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे आप अगर दौड़िएगा, आप दौड़ते रह जाइएगा, आप रुक भी नहीं कीजिएगा। अगर आप रुक रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर बाह्य बल कार्य कर रहा है। कोई चीज रुका हुआ है, वो चलने लगा है, जिसका मतलब वो रुका हुआ था, तो वो अगर रुका हुआ ही रहेगा तब तक जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। बाह्य मतलब बाहर से कोई उस पर बल नहीं लगाए। समझे? इस नियम को कहते हैं न्यूटन गति का पहला नियम, या इसे जड़त्व का नियम ही कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, 10 kg का वस्तु है, ठीक है, और एक 50 kg का वस्तु है। दोनों वस्तु एक जगह पर रुका हुआ है। किस वस्तु को स्थिति परिवर्तन करने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगा, 10 kg वाला कि 50 kg वाला? आप बोलोगे 50 kg वाला। कितना? 50। इसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगा चेंज करने के लिए, तो इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो इस चीज से हम लोग क्या समझे, 10 kg क्या था, द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मेरा वेट है 50 kg, अभी 54 के आसपास है। ठीक है, तो मेरा वेट अगर 54 kg है और आपका वेट अगर 90 kg है, कितना? 90 kg। ठीक है, तो मेरा वेट 54 kg, आपका वेट 90 kg। ठीक है, आप बताइए किसमें जड़त्व अधिक होगा, हम में या आप में? आप में अधिक होगा क्योंकि आपका वजन अधिक है। चलिए छोड़िए, एक बाइक है, एक ट्रक है, किसका जड़त्व अधिक होगा? आप बोलोगे ट्रक का, क्योंकि उसका वेट अधिक है। समझ में आया? एक ट्रक है, एक ट्रेन है, किसका जड़त्व अधिक होगा? तो ट्रेन का अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। जड़त्व का मतलब साफ साफ ये समझिए, अपना स्थिति बनाए रखना, अपना स्थिति में ही रहना, अपना स्थिति में ही रहना। और अपना स्थिति में कब तक रहेगा, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर बाहर से उस पर बल लग गया तो उसका स्थिति चेंज हो जाएगा। समझे? तो इसी को कहते हैं प्रथम न्यूटन साहब का प्रथम नियम। इसी से हमको बल की परिभाषा मिलती है। अगर बोलेगा बल की परिभाषा कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन गति के पहला नियम से। पहला नियम में बल की परिभाषा क्या है कि बल वह बाह्य कारक है। तो बाहर से बल लगा रहे थे, तो बल लगाने के बाद क्या कर रहे थे, वस्तु का स्थिति बदल रहे थे ना। देखिए, बल वह बाह्य कारक है जिसको लगाने से वस्तु की स्थिति बदल जाती है या बदलने की चेष्टा करती है। अब इस चीज को समझिए फिर। आज जैसे हम ये स्केच है, ठीक है, अब स्केच ऐसे है, अब इस पे बल लगाया तो स्केच ऐसे हो गया, हुआ ना? ऐसे है,
जब बल लगाया इसके जैसे हो गया, इसका स्थिति बदल गया। किसके कारण? हम बाहर अगर हम इसको पकड़ के रखे रहेंगे, इसको अभी से पकड़ के रखे रहेंगे 10 साल तक, ऐसा ये रहेगा। लेकिन अभी पकड़ के रखे, कोई आया टन मार दिया तो इसका स्थिति बदल गया। इसका स्थिति बदल गया तो कैसे बदला? जब तक इसमें बाहर से बल नहीं लगा तब तक इसका स्थिति नहीं बदला। तो स्थिति बदलने के लिए बाहर से बल लगना जरूरी है, और बाहर से जो बल लगता है उसी कारण उसका स्थिति बदल जाता है। तो बल क्या होता है? बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। यहाँ तक तो समझ आया? या बदलने की चेष्टा करता है। अब इस बात को आप नहीं समझे होंगे, इस बात को आपको समझाते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड के दीवार है, और हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पूरा जोर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं हिल रहा है। क्या हम बल नहीं लगाए? बल लगाए, लेकिन ये इसका स्थिति बदला नहीं। लेकिन हम बल लगाए, तो बल लगाने से वस्तु की स्थिति बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। नहीं बदलेगा तो जरूरत तो नहीं रहेगा, अगर बदल गया तो जरूरत तो उसका खत्म हो गया। समझे? तो बल लगाने से वस्तु की स्थिति बदल जाती है, बदलने की हम लोग चेष्टा करते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जिसको लगाने से वस्तु की स्थिति बदल जाती है, बदलने की चेष्टा करता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। त्रिज्यस मात्रक क्या होता है? डाइन। ठीक है, मात्रक वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं ये चीज। तभी सिंपल से जानिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब देखिए जरूरत तो किस चीज पर काम करता है? जैसे आपको गति, आप गति में है, किस में है? गति में है, और आपको कौन रोकेगा? जैसे मान लीजिए आप साइकिल है, साइकिल जा रहा है, साइकिल से हम लोग जा रहे हैं, और साइकिल को एक पैडल मारे उसके बाद छोड़ दिए, तो साइकिल कुछ देर के बाद रुक जाता है। रुक जाता है ना? क्यों रुकता है? कौन बल उस पर कार्य करता है? कौन बल उस पर कार्य करता है? पहला घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। चक्का को क्या करता है? रोड पकड़ता है, तो ये काम करता है घर्षण बल। दूसरा काम करता है वायुदाब, वायु का प्रेशर। आप मान लीजिए जा रहे हैं, उधर से हवा का बहाव है आपकी तरफ, तो आप जा पाइएगा? आप अपने आप आपका साइकिल जाके रुक जाएगा। तीसरा काम करता है ग्रेविटी। ग्रेविटी उतना इंपॉर्टेंट काम, उतना ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन मेन रूप से इन दोनों काम करता है। तो कुल मिलाकर जरूरत तो तब तक नहीं, तब जरूरत और परिवर्तन का किसी कारण से हो रहा है? घर्षण के कारण से, वायुदाब के कारण से, ग्रेविटी के कारण से। अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो, जैसे बॉल को फेंके तो रुक जाता है, क्यों? जमीन उसको पकड़ लेता है, तो घर्षण बल काम करता है। या वायु उसको रोक लेता है तो वायुदाब काम करता है। या ग्रेविटी उसको पकड़ लेता है तो ग्रेविटी काम करता है। गुरुत्वाकर्षण पकड़ लेता है, ग्रेविटी काम करता है। सपोज करो अगर हम यहाँ से घर्षण भी हटा दे, दाब भी हटा दे, ग्रेविटी भी हटा दे। ग्रेविटी तो हटेगा नहीं, लेकिन इसका इंपोर्टेंस बहुत कम होता है, इसका रोल बहुत कम होता है। मेन रूप से घर्षण हटा दिए, वायुदाब भी हटा दिए, तो क्या होगा? घर्षण भी हटा दिए, वायुदाब भी हटा दिए, तो क्या होगा? जैसे गति में तो गति में रहेगा, है कि नहीं? इसी के ऊपर एक एलन मास्क है, एलन मास्क ने इसी के ऊपर एक नया थ्योरी दिया है हाइपरलूप का। किसका? हाइपरलूप। हाइपरलूप में क्या हो रहा है? हाइपरलूप में जरूरत मतलब ये बाह्य बल ही खत्म कर दिया। मतलब हाइपरलूप में क्या कर दिया? घर्षण खत्म, वायुदाब खत्म, ग्रेविटी तो हल्का बहुत रहता है। हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप का यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा हाइपरलूप, या गूगल में सर्च कीजिएगा हाइपरलूप, तो आप समझ जाइए क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ हाइपरलूप क्या है। हाइपरलूप इतना वैसे ये इतना बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है। जैसे ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, ये हाइपरलूप से जाएंगे। किससे जाएंगे? हाइपरलूप से जाएंगे। और ये एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में जाएंगे, क्योंकि इसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। एकदम उसमें बैठेंगे, धक्का लगेगा, जाते रहेंगे, वो रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वहां पर घर्षण बल काम नहीं करेगा। एलन मास्क ने क्या किया? एलन मास्क ने क्या किया कि एक यहां से यहां तक, मान लीजिए डब्बा है, इसके अंदर में एक इतना बड़ा, मान लीजिए 40-50 आदमी बैठने का एक बोगी बनाया, और उस बोगी को इसमें डाल दिया। जैसे ये मान लीजिए आपका ये यहाँ से ये इतना बड़ा, मान लीजिए आपका ये मतलब ये क्या बोलते हैं, कंटेनर है, और उसके अंदर में बहुत बड़ा कंटेनर है, एक बोगी टाइप का है, और उसके अंदर में एक और बोगी फिक्स कर दिया। ठीक है, एक और बोगी फिक्स कर दिया, और एक और बोगी फिक्स कर दिया, तो उस पर क्या काम करेगा? उस पर घर्षण बल काम करेगा? घर्षण बल काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए घर्षण बल काम इसमें क्यों नहीं करेगा? तो इन्होंने क्या किया, एलन मास्क साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसको बनाया मैग्नेट का। किस चीज का? मैग्नेट का। बाहर का जो कवर है इसको बनाया मैग्नेट का, और अंदर का जो इसका भी कवर है इसको भी बना दिया मैग्नेट का। किसका? मैग्नेट का। आप ये बताओ, ये भी मैग्नेट का, ये भी मैग्नेट का। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हम आपको बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है,
और यहाँ से एक और चुंबक है, ये भी आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, तो साउथ साउथ सटेगा? आप बोलोगे नहीं सटेगा। बस इन्होंने यही सिस्टम लगाया कि इस यहाँ भी साउथ रखा, यहाँ भी साउथ रखा, यहाँ भी नॉर्थ रखा, यहाँ भी नॉर्थ रखा। अब बताइए ये दोनों कभी सटेगा? अब नहीं सटेगा। जब ये नहीं सटेगा तो ना ही ये इसमें सटेगा, ना ही ये इसमें सटेगा। जब ये सटेगा ही नहीं तो वहां पे घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, तो घर्षण बल खत्म। इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया? घर्षण बल खत्म कर दिया। किन्होंने? एलन मस्क ने। हाइपरलूप का थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया? वायुदाब। इसके अंदर जो वायु था, इसके अंदर जो वायु था, जैसे यहाँ पे खोलने वाला होता है, इसको खोलेगा फिर इसको यहाँ अंदर डालेगा, जैसे अंदर डाला तो इसमें कुछ वायु आ गया। वायुदाब क्या होता है? वायु के द्वारा लगने वाला दाब को वायुदाब कहते हैं। अब इसमें वायु आ गया, वायु आएगा तो वायुदाब आएगा ही आएगा। लेकिन इसकी यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ बना दिया, सॉकर लगा दिया। क्या लगा दिया? सॉकर। वो वायु को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना वायु इसमें गया वायु को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वायु वहां पे नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो जिंदा वायु वहां अंदर, इसके अंदर जो आदमी गया है उसके अंदर वायु रहेगा, इस बोगी के अंदर वायु रहेगा, लेकिन इसका जो मेन कंटेनर है उसके अंदर वायु नहीं रहेगा। तो अब देखिए इसके अंदर से वायु भी खत्म कर दिया, घर्षण बल भी खत्म, वायु भी खत्म, ग्रेविटी का उतना रोल होता नहीं है। तो ऐसे यहाँ से इसमें धक्का लगेगा, ये रोकने वाला ही नहीं होगा। इसको रोकने वाला नहीं होता, जाएगा यहाँ से पूरा स्पीड में जाएगा और एरोप्लेन से पहले ही पहुंच जाएगा। सोचिए इसका स्पीड इतना होगा कि एरोप्लेन से पहले पहुंच जाएगा। समझे? ये भी इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, ये मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से पुणे के बीच में। एशिया का हम लोग दूसरा कंट्री है जो हाइपरलूप का सिस्टम हम लोग अपने देश में ला रहे हैं। पहला दुबई है, दूसरा हम लोग का ये इंडिया है, ठीक है। तो हाइपरलूप किसके नियम? हाइपरलूप ने, एलन मस्क ने क्या किया? एलन मस्क ने सोचा कि न्यूटन साहब बोले हैं कि अगर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो रुकबे नहीं करेगा, बाह्य बल उस पर नहीं लगाएंगे तो रुकबे नहीं करेगा। तो बाह्य बल किसके कारण से लगता है? तो बाह्य बल घर्षण के कारण से लगता है, वायुदाब के कारण से लगता है और ग्रेविटी के कारण से लगता है। घर्षण का ऐसा करते हैं, घर्षण बल खत्म, घर्षण बल हटा दिए। कैसे हटा दिए? जब तक इसमें सटेगा नहीं तो घर्षण बल तभी काम करता है जब इसका एक का संपर्क दूसरे से होगा तब। अगर एक का संपर्क दूसरे से नहीं होगा तो घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ भी मैग्नेट, यहाँ भी, इसमें मैग्नेट, और दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, ध्रुव एक ऐसा कर दिया। यहाँ भी साउथ पोल, यहाँ भी साउथ पोल, दोनों सटेगा ही नहीं। एक जैसा ही पोल वाले चुंबक आपस में नहीं सकते हैं, एक ही ध्रुव वाले चुंबक आपस में नहीं सकते हैं। तो ये इस पे सटेगा ही नहीं। जब इस सटेगा नहीं तो घर्षण बल होगा ही नहीं। दूसरा वायु, इसके अंदर जो वायु गया उसको सॉकर द्वारा खींच लिया, सॉकर द्वारा खींच लिया। अब सॉकर द्वारा खींच लिया तो हमें वायुदाब भी खत्म, ग्रेविटी का उतना रोल होता नहीं है। अब जैसे इसमें धक्का लगेगा ये चलते रह जाएगा, चलते रह जाएगा। तब आपके दिमाग में रहेगा कि ये रुकेगा कैसे? धक्का लग गया, चलना स्टार्ट किया तो रुकेगा कैसे? रुकने के लिए यहाँ इसके पीछे एक पंखी लगाया जाएगा। इसके पीछे क्या लगाया जाएगा? एक पंखी लगाया जाएगा। ये पंखी घूमेगा, जैसे नाव पे चलते हैं। नाव कभी देखिए, नाव पे क्या ब्रेक लगता है? क्या नाव चल रहे हैं, नाव पे ब्रेक रहता है कि रोकना है? नाव कैसे रुकता है? नाव रुकता है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं, अगर हमको रोकना है तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर से फिर धक्का लगाना है। जैसे हम इधर से नाव से जा रहे हैं और हमको रोकना है तो फिर क्या करेंगे? इधर पहले इधर से धक्का लगी लेकर आगे बढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद जैसे पहुंचने वाले थे तो उधर से रोकते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं। तो जहाज होता है, जैसे जहाज में हम जा रहे हैं, जहाज को रोकना है क्या करते हैं? उल्टा घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार पंखी में मान लीजिए ऐसे में अगर जा रहा था तो रोकना है तो इसको ऐसे करके लगाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे उल्टा घुमाना स्टार्ट कर देगा, उल्टा घुमाना स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे ये रुक जाएगा। तो ये किसका सोच है? एलन मस्क का। एलन मस्क बहुत ही खतरनाक आदमी है, अभी भी है ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी यंग है, बिल्कुल यंग है। 40 के आसपास का एज, 50 के आसपास, 40-50 के बीच का एज का आदमी है। एलन मस्क ने क्या किया? हाइपरलूप का थ्योरी दिया। क्या किया इन्होंने सोचा कि न्यूटन बोला था कि बाहरी बल के कारण रुकता है, तो भाषा करो बाहरी बल को हटा दो, बाहरी बल को हटा दो। तो प्रथम नियम से किसका खोज हो गया है? हाइपरलूप का। तो प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। प्रथम नियम क्या है? कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसमें बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्या है? संवेग। संवेग होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे आप हो, आपका वजन कितना था? 90 kg, और आपका ये वजन है, वजन माने द्रव्यमान, वजन माने द्रव्यमान, और आप कहीं दौड़ रहे हो और आपका स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए आपका संवेग कितना होगा? तो दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। केजी मीटर प्रति, द्रव्यमान का केजी, इसका मीटर प्रति सेकेंड, तो 900 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो कुल मिला के क्या हुआ? संवेग किसे कहते हैं? संवेग होता है P मोमेंटम बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और
वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। समझे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है? mv। संवेग बराबर mv। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आप एक चीज समझिएगा। जैसे आप कहीं खड़े हो, ये आप हो और आप कहीं खड़े हो, आप कहीं खड़े हो और एक साइकिल वाला आया और आपको 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आपको ठोक दिया। कितना के स्पीड से? 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ठोक दिया। तो आप बोलोगे बच्चा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। दूसरा बार क्या हुआ, आप उसको छोड़ दिए, बच्चा हो गया बड़ा, अब वो चलाने लगा है बाइक। अब बाइक से आएगा, आपको 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ठोक देगा। कितना की स्पीड से ठोकेगा? आपकी बार 10 स्पीड उसका सेम ही रहेगा, 10 के स्पीड से ठोकेगा। तो आपकी बार आपका हल्का फुल्का चोट लगेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो आप टनाई जाइएगा। उसके बाद इसका आप कुछ नहीं बोले, छोड़ दिए और बच्चा और बड़ा हुआ। अब की बार कार लेकर आया और आपको 10 मीटर प्रति सेकंड के दर से फिर ठोका। कितना के स्पीड से? 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आपको ठोका। तो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आपकी बार ठोका, तब की बार आप कहाँ पहुंचोगे? हॉस्पिटल। कहाँ पहुंच जाओगे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में गए, बच्चा आपसे माफी मांगा, आप फिर बच्चा को छोड़ दिए। ठीक है, फिर बच्चा और थोड़ा सा समझदार हुआ, मतलब और बड़ा हुआ, अब बच्चा अभी हो गया है। अब गया, अब की बार वो कार से आया है। किस चीज से आया है? कार से। और फिर उसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब की बार आप कहाँ पहुंचोगे? बताइए, अब की बार आप कहाँ पहुंचोगे? अब की बार सीधे आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे वहां पे। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड तो सबका सेम ही था। हो क्या रहा है यहाँ पे? हो रहा है कि पहले साइकिल था, उसका द्रव्यमान कम था, उसके बाद बाइक आया, द्रव्यमान ज्यादा हुआ, उसके बाद कार आया, उसका द्रव्यमान उससे भी ज्यादा हुआ। तो द्रव्यमान जैसे ज्यादा हो रहा है, आपको बल भी ज्यादा लग रहा है, आपको बल भी ज्यादा लग रहा है। उसका गति तो सेम ही था, 10 यहाँ भी 10 उसका भी 10 उसका भी। तो डिफरेंट कौन चीज हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है द्रव्यमान से। द्रव्यमान जितना ज्यादा, आपके ऊपर बल भी उतना ज्यादा लगेगा। तो कुल मिला के बल जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर। द्रव्यमान ज्यादा तो बल ज्यादा, द्रव्यमान कम तो बल कम। अच्छा ठीक है, अब की बार वस्तु को सेम रखते हैं और वेग को बढ़ा के देखते हैं, गति को बढ़ा के देखते हैं। तो अभी जैसे ये आपका स्केच है, स्केप का नीप है, ठीक है, इससे आपको मारे उसका चोट, ठीक है। और उसके बाद एक बुलेट है, बुलेट मैंने गोली, इतना अच्छा छोटा होता है, और बुलेट से आपको मारे तो क्या होगा? बुलेट से आपको मारेंगे तो आप क्या हो जाइएगा? परमात्मा से मिलने पहुंच जाइएगा। तो बुलेट से मारे तो आप परमात्मा के पास चले गए, इससे मारे तो आप उसी जगह रह गए। तो दोनों का तो मतलब देखिए, दोनों तो छोटा ही चीज था, लेकिन हुआ क्या? द्रव्यमान दोनों का कम में था। हुआ क्या? एक का गति ज्यादा था, एक का गति कम है। तो ज्यादा गति में ज्यादा चोट लगेगा, ज्यादा गति में ज्यादा चोट लग रहा था, कम गति में कम चोट लगता है। तो कुल मिला के गति के ऊपर भी डिपेंड करता है और भी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेग के ऊपर। तो कुल मिलानुपाती क्या हो जाएगा? एम भी, एफ समानुपाती एम भी। और एम भी को ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। एम भी को ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। जस्ट पढ़े हैं संवेग क्या होता है? वेग और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग, तो किसी चीज का संवेग अगर अधिक होगा तो आपको ज्यादा बल लगेगा, संवेग कम होगा तो बल कम लगेगा। समझे? तो संवेग बढ़ा, किसी को मारना है तो संवेग बढ़ा दीजिए, किसी को ज्यादा जोर से मारना है अगर तो संवेग बढ़ा दीजिए, किसी को कम जोर से मारना है तो संवेग घटा दीजिए। तो सारा खेल किस चीज का है? बल में संवेग का है। संवेग समझ में आ गया? चलिए, संवेग किससे समानुपाती होता है? बल के समानुपाती। ज्यादा संवेग रहेगा ज्यादा चोट लगेगा, कम संवेग रहेगा कम चोट लगेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा कि संवेग में जितना परिवर्तन कीजिएगा, संवेग में जितना परिवर्तन कीजिएगा, वो संवेग में परिवर्तन जो है वो बल के समानुपाती होता है या बल के बराबर होता है? बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है, या इसको आप बल के समानुपाती भी बोल सकते हो। अब संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है समझिए। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है समझिए। संवेग में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे आपका आप संवेग में आपका परिवर्तन कैसे हो सकता है? सोचिए, आपके संवेग में क्या क्या चीज होता है? एम होता है, भी होता है। संवेग में क्या क्या चीज होता है? एम होता है, भी होता है, ये तो पता है। एम माने द्रव्यमान और भी माने वेग।
तो संवेग में अगर परिवर्तन करना है तो किसके कारण से कर सकते हैं? जैसे अभी आपका संवेग है मान लीजिए 50 द्रव्यमान से, अभी आपका द्रव्यमान है 50 केजी, आपका द्रव्यमान तो 90 केजी था ना, अभी आपका द्रव्यमान है 90 केजी और आपका स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान 90 और वेलोसिटी कितना है आपका? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब समझिएगा इस पॉइंट को। अभी आप क्या चीज में चेंज कीजिएगा जो आपका ये संवेग बदल जाएगा? आप बोलोगे इसमें चेंज करेंगे तब पर भी बदल जाएगा, इसमें चेंज करेंगे फिर भी बदल जाएगा। कुछ भी यहाँ पे 90 मतलब 80 कर दीजिए, फिर भी आपका 80 गुना 10 कीजिएगा तो 800 निकल जाएगा। अभी 90 है तो 90 गुना 10 900 हो गया। या फिर इसको आप 5 कर दीजिए तो 450। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए तो आपका संवेग चेंज हो जाएगा। लेकिन एक दिमाग लगाइए, अभी आप 50-90 केजी के हो तो अभी आप एट ए टाइम अपना द्रव्यमान चेंज कर लोगे? कर पाओगे? अभी आप 90 केजी को हो और बोलेंगे आपको 80 केजी होना है, हो पाओगे? जो आपका एक द्रव्यमान रहेगा वही होगा। तो आप किसको चेंज कर पाओगे? आपके हाथ में क्या है? द्रव्यमान या वेग चेंज करना? आप बोलोगे आपके हाथ में स्पीड चेंज करना है। आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हो, अपना द्रव्यमान बढ़ा घटा नहीं सकते हो एट ए टाइम में। ये नहीं कि आप बोलोगे सर अभी हम 50 केजी का 10 दिन के बाद तो हम 60 केजी हो जाएंगे। 10 दिन की बात की भाई नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। एट ए टाइम आप द्रव्यमान चेंज नहीं कर सकते हो, एट ए टाइम आप क्या चेंज कर सकते हो? वेग चेंज कर सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास जो चेंज होगा वो हमारा वेग होगा, ना कि हमारा द्रव्यमान। अब समझ में आ गया होगा? चलिए, अभी मान लीजिए हमारा वेग v है, अभी हमारा वेग u है, अब हमारा वेग मान लीजिए v हो गया। आप लोग गति में पहला वीडियो में पढ़ाए थे, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। तो हम अपना वेग चेंज कर दिए, पहले वेग हमारा u था, अब हमारा v हो गया। और द्रव्यमान तो दोनों सेम ही है, तो पहले द्रव्यमान m था, अभी भी द्रव्यमान m है। तो यहाँ पे क्या हो गया? mu संवेग यहाँ पे क्या हो गया? p बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान यहाँ पे m है और पहले वेग क्या था? u था, तो पहले के बाद संवेग क्या हो गया? mu। और अभी आपके पास क्या है? अभी आपका द्रव्यमान तो m ही है, अब बदला क्या आपका? वेग u को बदला v हो गया, अभी आपका संवेग हो गया m भी। तो पहले वाला p1, पहले वाला p2। यहां तक किसी को डाउट? अब सवाल में कहता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अब दर का मतलब क्या होता है? बटे में टाइम। तो देखिए p2 माइनस p1 बटे t किसके बराबर होगा? बल के। p2 माइनस p1 क्या? ये भी संवेग, संवेग में परिवर्तन बटे में टी दिए तो डर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। अब इसको देखते हैं क्या हमको बल मिलता है कि नहीं मिलता है। संवेग में परिवर्तन तो यहाँ पे कर दिए हैं, अब इसको देखते हैं कि हमको इस साइड जो मिलेगा वो एफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इसको बनाते हैं। p2 का मान आप बोलोगे mv, p1 का मान आप बोलोगे mu बटे आप क्या बोलोगे? t। चलिए m को कॉमन ले लीजिए क्योंकि m दोनों का सेम है। क्या बचा? v माइनस u बटे t। त्वरण चैप्टर में आप लोग जिसके पहले वाला वीडियो त्वरण वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें बताए थे त्वरण बराबर v माइनस u बटे t। और किसके बराबर होता है? त्वरण के लिए हो गया m, इसके यहाँ पर क्या रख देंगे? a। तो क्या निकल गया? m में क्या होता है? बल होता है। F बराबर m में बल होता है। तो हमको यहाँ संवेग में परिवर्तन किए तो क्या निकल गया? बल निकल गया। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ये बात किसने बताए थे? न्यूटन साहब ने बताए थे। और न्यूटन साहब के किस नियम में बताए थे? दूसरा नियम में बताए थे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आता है, बल का जो आपका सूत्र निकला है, व्यंजक निकला है, किस नियम से निकला है? पहला नियम कि दूसरा नियम? अब बोलोगे दूसरा नियम से निकला है ना। पहला नियम से क्या निकला था? बल का परिभाषा। दूसरा नियम से क्या निकला? बल का व्यंजक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, एक चीज यहाँ पे और आता है, संवेग में परिवर्तन की दिशा किस दिशा में होगी? संवेग में जो परिवर्तन होगी किस दिशा में होगी? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका संवेग में जो परिवर्तन होगी, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। संवेग कौन राशि है? पहले इतना बताइए, संवेग कौन राशि? सदिश राशि, कदिश राशि? संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, उसमें परिवर्तन करेंगे तो उसका दिशा किस दिशा में कार्य करेगा? उसका दिशा काम करेगा बल की दिशा में। इधर बल काम करेगा, संवेग में परिवर्तन की दिशा भी उसी दिशा में काम करेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में काम करता है। किस दिशा में? बल की दिशा में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम नियम जो है दूसरा नियम का ही भाग है, इसको याद कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैंने उससे लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग तृतीय नियम पर। किस नियम पर? तृतीय नियम पर। तृतीय नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभी आपको हम संवेग संरक्षण बताएंगे, उसके बाद आवेग हम कल बताएंगे क्योंकि अभी टाइम उतना है नहीं, ड्यूटी का टाइम होने वाला है तो वहां भी जाएंगे। तो ये अभी हम लोग संवेग संरक्षण मेन रूप से यहाँ तक देख लेंगे। उसके बाद आप केंद्रीय बल बढ़ा देंगे आपको, उसके बाद हम लोग का क्लास खत्म होगा।
चलिए अब लोग पढ़ते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम में क्या होता है, क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या बोले हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल काम करे, जैसे आपको हम मारे, जैसे आपके गाल पे अगर हम मारेंगे तो जितना चोट आपके गाल पर लगे, जितना बल आपके गाल पर लगेगा उतना बल हमारे हाथ पे लगेगा। हाथ पे कौन बल लगेगा, आपका गाल, और हमारे गाल पे कौन बल लगेगा, आपका हाथ। ठीक है, तो कुल मिला के हम कहने का मतलब ये है कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, कहने का मतलब ठीक है, तो क्या था, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया में बल लगता, विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, जितना बल अगर हम आपको मारेंगे उतने बल से हमको, आपको भी चोट लगेगा, उतने बल से हमको भी चोट लगेगा। फर्क ये है कि हाथ से अगर आपको मारेंगे तो आपका गाल कोमल है तो आपको ज्यादा चोट का अनुभव होगा, हाथ जो होता है वो टाइट होता है तो हमको कम चोट का अनुभव होगा, लेकिन दोनों का बराबर ही बल लगता है। कोई भी चीज में हम लोग न्यूटन का थर्ड नियम देख लेते हैं। जैसे नाव चलते हैं, नाव में जितना बल हम पीछे लगाएंगे नाव उतना अधिक ऊपर जाएगा। रॉकेट देखते हैं, रॉकेट जितना बल नीचे मारता है उतना ही ऊपर जाता है। ईंधन से जितना नीचे मारता है प्रेशर उतना ही वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बालू पर चलते हैं, बालू क्या होता है, बालू पर चलने के बाद हमको पीछे से बल नहीं मिल पाता। जैसे हम तो उसे बल लगाते हैं लेकिन वो पीछे से हमको बल नहीं मिल पाता, नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से हम लोग बालू पे आसानी से नहीं चल पाते हैं। जैसे रोड पर चलते हैं, रोड पर क्यों चल पाते हैं, जितना जोर से पीछे हम मारते हैं उधर से रोड भी हमको उतना आगे धक्का मारता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर जैसे बाल धस जाता है, रोड पर मारे और धस जाता तो आगे बढ़ पाते नहीं, बढ़। जैसे पानी है, पानी पर जाकर मारो पेड़, पानी आपको अंदर बुला लेगा, पहुंच जाओगे आप परमात्मा के पास। तो कुल मिला के आपको खाना यही है कि न्यूटन साहब का 3 नियम है। पहला नियम, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा। दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तीनों नियम खत्म। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण। इसको भी हम लोग कल ही करते हैं यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, संवेग संरक्षण, इसके ऊपर बहुत लंबा वीडियो बनेगा, आपको पूरा हम वीडियो ही इसका बना देंगे। ठीक है, प्रूफ के साथ बता देंगे। चलिए अभी थोड़ा सा 2 टॉपिक है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई वृत्ताकार पथ पर जाता है, चक्कर लगाता है, जब कोई वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, आप गोल है, इस पे आप चक्कर लगाओगे तो इस पे चक्कर लगाने के बाद एक बल काम करता है अंदर की ओर, अंदर की और बल कार्य करता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, उसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब मैंने बाहर, अभी मैंने अंदर, अभी अंदर के बल लगने, अंदर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल, बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। समझे, अभिकेंद्रीय बल किधर काम करता है, आप बोलोगे अंदर की ओर, अपकेंद्रीय बल किधर काम करता है, बाहर की ओर। अब दोनों का एग्जांपल समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आप समझिए क्या होता है, आप कभी घर में आप दल घोटनी देखे हैं, दल घोटनी, दल घोटनी को हम लोग बोलते हैं अपनी बिहारी भाषा में, हमारे गांव में भाई उसको लड़ना बोलता है, लड़ना, क्या बोलते हैं, लड़ना आपके भाषा में तो क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसको दल घोटनी कहते हैं। आप हिंदी में कहते हैं दल घोटनी। दल घोटनी क्या होता है, इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है, और इस पर ऐसे 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 रहता है। ठीक है, और जब भी कभी दाल नहीं मतलब टाइट रह जाता है तो दाल को उसमें उसको दाल में रख के उसको ऐसे 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 करके घुमाया जाता है। जैसे ऐसे ऐसे करके घुमाता है तो इसका जो दाल है, और ये रहता था किसमें है, कुकर में, मान लीजिए कुकर में रहता है, कुकर में रहता है, ये जैसे इसको ऐसे ऐसे घुमाता है तो इसका जो दाल है ये कुकर में टकराता है, और ये दाल कुकर में टकरा, जैसे अंदर 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 में केंद्र की ओर ऐसे घुमाता है, केंद्र में घुमाने से ये बाहर की ओर यहाँ पे बल लगता है, और ये दाल पूरा का पूरा दीवार में टकराता है, दीवार में टकराने से वो क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर की बाहर की ओर, आप बोलोगे बाहर की ओर। दूसरा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का नाम सुने हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खुदरा बनाया रहता है, स्टेनलेस स्टील का रहता है, ये खुदरा बनाया रहता है, और बीच में यहाँ पे रहता है मोटर, यहाँ पे क्या होता है, मोटर रहता है। ठीक है, और आप क्या किए, इसमें कपड़ा डाल दिए, कपड़ा डाले, कपड़ा डालने के बाद इसमें क्या डालता है, पानी, सरफ पूरा सब कुछ डाल दिए, और इसके बाद इस मोटर को घुमा दिए। मोटर को जैसे घुमाइएगा तो ये कपड़ा को पूरा घुमाएगा, कपड़ा को पूरा घुमाएगा, और यहाँ पे जैसे ये घूमेगा ये कपड़ा को बाहर की ओर फेंकेगा,
कपड़ा को बाहर की ओर फेंकेगा तो बाहर क्या है, बाहर देखिए यहाँ पे दीवार पे लगा हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, ये इसमें बाहर की ओर फेंका तो इसमें टकराएगा, इसमें क्या होगा, टकराएगा। जब इसमें टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है, वहां से उसका मैल खत्म हो जाएगा, टकरा घिस घिस के उसका गंदगी खत्म होता है। तो वॉशिंग मशीन इस तरह से काम करता है। वॉशिंग मशीन में अंदर की बल और बल लग रहा था कि बाहर की ओर, आप बोलोगे बाहर की ओर, तो बाहर की ओर लग रहा है तो कौन बल, अब केंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन में वैसे भी गरीब आदमी कपड़ा नहीं धुलता है, अमीर आदमी धुलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसे आज हम पहने, कल उसको वॉशिंग मशीन में धो दिए तो धुल जाएगा। इन्हें गांव में वॉशिंग मशीन लगा दो, 1 महीने का कपड़ा 10 दिन कपड़ा पहन लेगा, 10 दिन कपड़ा पहनने के बाद कलर में जब कलर उसका काला हो जाएगा, उसके बाद उसको वॉशिंग मशीन में डालेगा तो वॉशिंग मशीन उसको धो पाएगा, नहीं धो पाएगा। तो वॉशिंग मशीन शहर वालों के लिए है, गांव वाले के लिए नहीं है। तो वॉशिंग मशीन गांव में लेके जाओ, 10 दिन में वॉशिंग मशीन लगा, ये काम ही नहीं करता है। वॉशिंग मशीन क्या करता है, गांव में काम ही नहीं करता है, खराब वॉशिंग मशीन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 1 दिन का कपड़ा आपका गंदा है तो उसको साफ करेगा, पूरा का पूरा जो काला करके उसमें डाल देंगे तो वो साफ नहीं करेगा। तो ऐसे इतना समझिए मेन रूप से वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, आप केंद्रीय बल। किस पर, आप केंद्रीय बल। ऐसे और समझिए, कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, मक्खन उनका फेवरेट था। तो मक्खन बनाने का तरीका आप देखे होंगे, मक्खन ऐसे करके उसमें आता है, मटका आता है, मटका में से करके मक्खन को रस्सी बांध के उसको नचाता है। जब मक्खन को ऐसे करके उसको मथता है, मतलब मक्खन को, दही को, तो मथने के बाद यहाँ से अंदर से बाहर की ओर बल लगता है और बाहर में ये जमा हो जाता है। यहाँ पे बाहर में क्या होता है, जमा होता है। इसको काट के मतलब साइड करके छान के अलग कर लिया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मक्खन निकालने के लिए भी जो वहां पे होता है, मक्खन निकालने वाली विधि कौन विधि से काम करता है, आप केंद्रीय। कौन, आप केंद्रीय बल। तो मक्खन निकालने में कौन बल काम करता है, आप केंद्रीय बल। और अंदर की ओर बल लग रहा है, वृत्ताकार पर तो घूम रहे हैं, अंदर की ओर बल लगा तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल से एक क्वेश्चन आता है, समझिएगा। जैसे मोड़दार सड़क है, क्या है, मोड़दार सड़क है, ठीक है। और मोड़दार सड़क में वृत्ताकार पथ हुआ। अब मोड़दार सड़क पर आप इधर से साइकिल से जा रहे हो, तो मोड़दार सड़क में एक चीज देखा जाता है कि मोड़दार सड़क पर अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये किस तरफ उसका चक्का, आपका साइकिल, मान लो आप जा रहे हो क्या बोलते हैं, ठेला से जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें दोनों साइड चक्का होता है। अब जैसे यहाँ से आप जा रहे हो ठेला से और दोनों साइड इसमें चक्का है, इस साइड भी इस साइड भी चक्का है, इसका किस साइड का चक्का आपका उठ जाएगा। मोड़दार सड़क साइकिल पर रोड पर आप जैसे जाओगे तो आपका एक साइड का चक्का उठ जाएगा। किस साइड का उठेगा, तो आपको जिस साइड में आपका ये इस साइड का चक्का उठ जाएगा, इस साइड का चक्का उठ जाएगा। और जिस साइड का चक्का उठता है रोड पर, उसी जिस साइड कर्व होता है, जिस साइड कर्व होता है उसी साइड चक्का घूमता है, उठता है। जैसे देखिए ऐसे करके जा रहा है तो इस साइड कर्व है तो इस साइड ही चक्का उठेगा, इस साइड नहीं उठेगा, आपका इस साइड उठेगा। जिस साइड कर्व है, जैसे मान लो हमको जाना है ऐसे, जाना है ऐसे, तो अगर हम इधर से ऐसे जाएंगे तो हमारा चक्का किस साइड का चक्का उठेगा, इसी साइड का चक्का उठेगा। जिस साइड कर्व रहेगा उसी साइड का चक्का उठता है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे बैलेंस बना के जा रहे हैं और इस साइड का चक्का मेरा उठेगा, मान लो उठेगा, तो अगर हम रोड को बराबरी रखेंगे, इस साइड का चक्का उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे ना। तो इसीलिए मोड़ पे कहता है धीरे चलाने के लिए। लेकिन वैज्ञानिक सब ने क्या किया, जब मतलब है रोड बनाने वाले इंजीनियर सब होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर सब क्या किया, सोचा कि देखो यार रोड पर जाएंगे, ये वाला भाग इधर चक्का उठेगा, इधर चक्का उठेगा, ऐसा करते हैं, इधर चक्का उठेगा तो इधर चक्का को, इसको रोड को यहाँ पे एक कोना में धसा देते हैं। अब मान लीजिए रोड को धसा दिया, यहाँ धसा दिया। अब धसाने के बाद जैसे चक्का उठा, रोड आ जाएगा, चक्का तो उठना ही है। जैसे चक्का उठा तो कहाँ तक जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट काम करता है कि रोड के जिस साइड कर्व होता है उस साइड रोड होता है धसा हुआ होता है। धसा हुआ होने का कारण क्या है, ताकि यहाँ पे गाड़ी जाएगा तो गाड़ी का चक्का उसी साइड उठेगा तो बैलेंस में आ जाएगा। नहीं समझे, देखिए समझिए, ये रोड है और इसी पे दोनों साइड का रोड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इस पे गाड़ी जा रही है, अगर हम इसको नहीं धसाएंगे तो ये ऐसे ये है और गाड़ी जाएगी, यहाँ इसका चक्का आपका यहाँ पे उठ जाएगा, तो उठ जाएगा तब क्या हो जाएगा, पलट जाइएगा। अभी हम इसको धसा दिए, इंजीनियर होते हैं, लाइट करके आप ऑडियो सुन लो, 2 मिनट का ही ऑडियो होगा, लाइट करके अपने तो छोड़ेंगे तो छूट जाएगा, ऑडियो से सुन लो। जैसे इसको नीचे वाला को धसाएंगे, ठीक है, धसाने के बाद क्या होगा, धसाने के बाद इसको जैसे यहाँ पे गाड़ी आएगा, इसका चक्का उठेगा तो ये मतलब पैरेलल में आ जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो लाइट कट गया, एट ए टाइम पर धोखा दे दिया लाइट बहुत धोखेबाज होते हैं, ठीक है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।